तो प्राइस क्या हो गया बेटा, फॉल। तो क्वांटिटी Q1 भी कम नहीं बोलने का, फॉल बोलने का। ये बराबर। अभी वापस A टू B हुआ, पर ये A टू B अपवर्ड मूवमेंट है कि डाउनवर्ड मूवमेंट है? अब इस डाउनवर्ड मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे? दिस डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। ये बराबर है? हाँ ना, पक्का। सो कैन आई से कि यहाँ पर अपन लिख देते हैं अपवर्ड मूवमेंट is called as expansion. मार मत रे, डाउनवर्ड मूवमेंट is called as contraction. कैन आई से इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम बन गया मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व के सेम सप्लाई कर्व। ये सेम वर्ड बोलना जरूरी है क्या? सेम सप्लाई कर्व। लोग बनाने का शुरू कर दिए। ए दीदी रुकना, चलो। कैन आई से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ सप्लाई। ए हाँ, वाई इज दिस द लॉ ऑफ सप्लाई? बिकॉज यहां पर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मैं तो पूछ रहा है ना भाई, मैं तो पढ़ाया पूरा, मेरे को आता है। सालो तुमको भी चेक करूं कि नहीं कभी? क्या प्राइस कांस्टेंट है? गुड आंसर। सो जो लोगों ने ना बोला है अप्रिशिएट के लोग फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि कुछ लोग फिजिकली तो प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है। वो अपना वाला एक पंटर जो बहुत ऐसा मेरी लाल करता था, वो गया क्या? वो जो तेरे तुम लोग के साथ बैठता था लंबा, आयुष, ऊपर अपने साथ ही है तो ठीक है। तो भरोसा नहीं भाई, आजकल कोई भी किधर भी जा रहा है। तो नहीं, अरे स्टूडेंट मैं इधर ही, माँ कसम एकदम। साले क्रिकेट भी खेलने को आया अभी, और क्या प्रूफ दूं तेरे को? मैं तो आया था लेक्चर लेने के लिए दोस्त। हाँ, कौन? तू मजे लेना, बोलो। प्राइस वेरी, ए हाँ। एंड बेटा व्हाट विल हैपन टू अदर फैक्टर्स? अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। आर वी ऑल क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली बताओ, इट इज द सेम थिंग दैट आई एम टीचिंग, जस्ट द रिलेशनशिप हैज चेंज, नथिंग एल्स। वहां पर इनवर्स था, यहां पर डायरेक्ट। चलो यहां पर भी मेरे को बताओ, चेंज इन सप्लाई के दो बच्चों का नाम। यहां पर आएगा इंक्रीज इन सप्लाई, यहां पर आएगा डिक्रीज इन सप्लाई। एस लिखेगा तो वापस बोलेगा स्क्रीनशॉट, उससे अच्छा है मैं पूरा ही लिखता है सप्लाई। बोलो, यहां पर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, बट बेटा विल प्राइस चेंज के प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट? सो प्राइस विल रिमेन सेम, yes or no? But supply will be more. Same price, more is supplied. Didi, same price, more is supplied, then it is called as increase in supply. Same price, sorry, same price, less is supplied. हाँ, ब्रेन फॉग हो गया है। ब्रेक बोलता है तिच्या आयला। शेमलेस, सेम लेस। ए आर वी, शेमलेस। ए आर वी क्लियर? चलो यहां पर बताओ डायग्राम, मूवमेंट होएगा कि शिफ्ट होएगा? मतलब एक सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा कि दो? इंक्रीज में शिफ्ट किधर होएगा? राइट में ही होएगा।
राइट इज ऑलवेज इंक्रीज। तो कहना है इसे ये एक सप्लाई कर्व बनाया, ये ब्लू कलर में बनाना चाहिए नहीं क्योंकि चेंज हो गया है, ये बन गया S1। ए हाँ, बोलो प्राइस राइज होएगा, प्राइस फॉल होएगा कि सेम प्राइस? तो यहाँ पर ये प्राइस पर डिमांड सप्लाई वॉज Q, बट प्राइस जब P पर सप्लाई हो गया Q1, ये सप्लाई बढ़ने की वजह प्राइस है कि अदर फैक्टर्स है? और जब भी अदर फैक्टर्स के वजह से होगा तो हम उसको शिफ्ट बोलते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट इज कॉल्ड एज, तो कहना है इसे ये वाला डायग्राम इंक्रीज का बन गया। और इसका ही ऑपोजिट बता, यहाँ पर भी एक कर्व बनेगा कि दो कर्व्स बनेंगे? पर इस बार जो कर्व्स बनेगा उसमें क्या चेंज आएगा? पहले बनेगा। मतलब कहना है इसे जो न्यू कर्व है S1 वो S के लेफ्ट में आएगा। ये बराबर। बोलो प्राइस चेंज हो रहा है कि प्राइस कांस्टेंट है? एट द सेम प्राइस मोर इज डिमांडेड के लेस इज मोर इज सप्लाइड के लेस इज सप्लाइड। तो यही प्राइस पर जब सप्लाई इज Q1 तो डब्बे का नाम A to B क्या हो गया? डिक्रीज। ये बराबर। बोलो ये ऊपर वाला जो डायग्राम अपन ने बनाया इसमें ये वाला कौन सा शिफ्ट है? राइटवर्ड शिफ्ट। बेटा राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज, और लेफ्टवर्ड गावात याच्या थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या बोला? ये क्या बोला रे तिजा? क्या बोला? खोपड़ी फोड़ेगा तेरा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज कॉल्ड एज डिक्रीज। रुक जा दीदी रुक जा, 2 मिनट में लिखने का टाइम देगा। बोलो ये मूवमेंट है कि शिफ्ट है? तो यहां पर आएगा शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। और बेटा यहां पर जब हम प्राइस के बारे में बात करते हैं तो प्राइस विल रिमेन, परफेक्ट है, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। और बेटा व्हाट विल हैपन टू अदर फैक्टर्स? दे विल वेरी या तो चेंज। हम लोग जनरली यहाँ पर जो वर्ड यूज करते हैं वो चेंज करते हैं। आर वी क्लियर? पक्का? श्योर है? सो वापस अगर भरतनाट्यम में सिखाने का रहेगा तो हायर द प्राइस, हायर द सप्लाई इज कॉल्ड एज, ये डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन था। सोच के बोल, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, तो कॉन्ट्रैक्शन था ना। डिमांड में ये कॉन्ट्रैक्शन था, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। सप्लाई में ये एक्सपांशन है क्योंकि रिलेशनशिप बदल गया। वहां पर रिलेशनशिप इनवर्स, यहां पर रिलेशनशिप डायरेक्ट। सो डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई का एक्सपेंशन, डिमांड का एक्सपेंशन, सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई का बात करते हैं, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई इज कॉल्ड एज, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई इज कॉल्ड एज, सेम प्राइस मोर इज सप्लाइड, same price less is supplied, decrease. Upward movement expansion, downward movement contraction, rightward shift increase, leftward shift decrease. क्लियर है? श्योर हो? मेरे को नेक्स्ट कुछ भी पढ़ाने का जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। क्या है? बोलो क्या मेरे को इसमें से कुछ भी समझाने का जरूरत है? फॉर्मूला क्लियर है सबको? क्या टाइप्स क्लियर है? अपन ने 5 का दम किया था, ऐसा मम्मी किया था ना ऐसा। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज, कैमरा में नहीं आया। A horizontal line is in perfectly elastic, vertical line perfectly flatter curve greater than 1, steeper curve less than 1,
एंड मिडल फिंगर वॉज इक्वल टू 1, मैंने लिखा भी है। वर्टिकल के ऊपर 0, स्टीपर के ऊपर लेस देन 1, RHB राइट हैंड बोलर, रेक्टेंगुलर राइट तो साले राइट हैंड बोला, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, फिर फ्लैटर कर्व और हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? मेथड्स भी आना चाहिए अपने को। कहना इसे एक का नाम था रेशियो मेथड, एक का नाम है आर्क। क्लियर है? स्टार्ट मेकिंग नोट्स। नहीं बनाने का है, घर पे करना है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई कैन टीच द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बेटा सुनो मेरी बात, ओ भाइयों बहनों, वापस सिंगल साइडेड पेज लेगा कि टू साइडेड? टू साइडेड में लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएशन, राइट हैंड साइड पर चेंज। टेक अ टू साइडेड पेज, चीचा चीचा टेक अच्छा पहले से लिखने का चालू किया ना, चीटर चीटर, राहुल इज अ चीट। ये राहुल है क्या? नाम क्या है? मैं स्क्रॉल नहीं करेगा जब तक लोगों का इतना लिखकर नहीं होता है। देख भाई, सिर्फ छापना मत, समझ के करना, नहीं तो फिर मैं घर पे दे देता हूँ यही चीज़ करने के लिए, एंड रादर टीच अनदर कॉन्सेप्ट। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप जब नोट्स बना रहे हो तो वो नोट्स नहीं है, वो नोट्स अंडरस्टैंडिंग है। मेहनत है, मेरी मेहनत, तेरी भी मेहनत है ना, क्योंकि तू भी बना रहे, तो साले मेहनत सही कर। आई लव यू टू। डन बोलता है, आओ फिर कभी हवेली में। प्रॉपर्टी बेटा, पहले तेरी प्रॉपर्टी दे मेरे को। तू समझ नहीं रहा है, छोड़, तू पोको देख। रणवीर, तूने राइट हैंड साइड का लिखा नहीं है, मैं स्क्रॉल कर देगा थोड़े टाइम। तूने सिर्फ लेफ्ट साइड का लिखा है, राइट साइड का लिखा नहीं है तू। देखो काका, पानी का है ना? ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखेगा कि सप्लाई लिखेगा? सप्लाई है ना, तो सप्लाई आएगा। आप नहीं बोलते तो क्या होता सर, मेरा ट्रोल होता।
बेटा वो जो राइट और लेफ्ट में तू कर्व बना रही है ना, वो थोड़ा पैरेलल बना है एक दूसरे को। लग नहीं रहा, थोड़ा ऐसा वाकड़ा तिकड़ा लग रहा है मेरे को इधर से। व्हेन आई सी आई डोंट सी इट। इट्स ओके, राइट नाउ यू डोंट नीड टू मेक द चेंज। आई एम टेलिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे को दिखा दे चाहिए तो। एक सेकेंड रुक जा, दिखा। इफ यू फील यू हैव मेड इट राइट, देन मे बी आई एम नॉट सीइंग इट। Zoom class, are we all clear? Please let me know in the chat box. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गैप ज़्यादा लग रहा था, बट इट इज़ ओके। व्हेन आई लुक एट इट, इट इज़ परफेक्ट। ओके स्वयं, थैंक यू। पलक, आरुष, साई, ओके एवरीवन, थैंक यू। भाई और 2 मिनट के बाद ये स्क्रीन जाएगा टू द नेक्स्ट पार्ट। यू हैव 2 more minutes टू कंप्लीट। चल, क्या सबका ये डायग्राम हो गया है? थोड़ा फास्ट करना बेटा प्लीज। Very important question, not only from your CA, from your 12th standard point of view, but also from your CA foundation. बहुत सारे MCQs इस पे बेस्ड होते हैं। सबका होने दे बेटा। चल, नेक्स्ट वाला पार्ट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आपके 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन योर CA फाउंडेशन। लिख लीजिए। This is not a part of your 12th only. This is CAFC. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 12th में है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 12th में नहीं।
ही गिरा हुआ इंसान है। वो तो तू है। बेटा हमने आर्क इलास्टिसिटी डिमांड में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। आर्क इलास्टिसिटी एवरेज को कंसीडर करता है कि नहीं करता है? करता है, जबकि रेशियो मेथड एवरेज को कंसीडर करता नहीं है। क्या हो गया बेटा, कुछ सोच रहा है तू? क्लियर है? रहने दे बस बस, वो फिर फुकट बंद हो जाएगा तो वापस बाहर जाने के बांधे। नैतिक पहले का नोट्स बाकी है तेरा, तो कर लेना कंप्लीट। हाँ, बाहर गया था, आउट ऑफ टाउन था। बोल ना बेटा, और स्क्रोल करना है। गावात साले पहिला लाइन लिख कर नहीं हुआ है तेरा। रिया सब ठीक? अच्छा वो रिया है, सॉरी तू वीर है। हाँ वीर, कैसा है रिया? हर्ट होता है? मैं बोलेगा तो भी हर्ट होता है। आई डोंट केयर। तेरा नाम क्या है पूरा? रियत, रयत, रयत। साले ऐसे बेचारे का नाम का मजाक मत उड़ाओ। अच्छा नाम है यार, रयत। एंड व्हाट इज द सरनेम? एंड व्हाट डज रयत मीन? भीम, ब्रह्मा। ये डायग्राम हो गया ना सबका? यार चलना ये बंटी, अब बहुत ही स्लो है। May God bless you.
ये होने के बाद हेडिंग देना पॉइंट मेथड, और पॉइंट मेथड के लिए आप एक पेज छोड़ दो, मेरे को उसमें कुछ और तरीका अलग है। हाँ छोड़ दे, 1 फुल साइड लीव फॉर पॉइंट मेथड। बोल बेटा, बाकी है। लीव 1 एंटायर साइड फॉर पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड, POINT, पॉइंट। क्या चल, सो आई विल टीच वन कॉन्सेप्ट, उसके बाद MCQs करना है, एंड दैट शुड बी इट फॉर द डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा मेरे को एक बात बता, कहना से जब डिमांड पड़ा तो बोलते थे हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। अच्छा सप्लाई क्या बोलता है? हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। तो क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो इसका हल बताए मेरे भाई। तो हल क्या है? कंज्यूमर बोलता है कम दाम में दो, प्रोड्यूसर बोलता है मैं ज्यादा दाम में बेचेगा। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? डू यू थिंक द कंज्यूमर डिसाइड्स द प्राइस? नो। डू यू थिंक द प्रोड्यूसर डिसाइड्स द प्राइस? नो, इट इज द मार्केट विच डिसाइड्स द प्राइस। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। ये क्या है? स्ट्रेस मत ले बेटा, भरोसा रख, मेरे को आता है, बहुत ही इजी है। क्या आता है बेटा? इक्विलिब्रियम। सो इन द मार्केट कैन आई से नीदर द कंज्यूमर नॉट द प्रोड्यूसर डिटरमाइंस द प्राइस, इट इज द मार्केट फोर्सेस। विच फोर्सेस? मार्केट फोर्सेस में मैंने एक कॉलम बनाया प्राइस। क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ता जा रहा है कि कम होता जा रहा है? तो देख क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता जा रहा है, 100, 200, 300, 400, 500। सो कहना से बेसिकली मैंने यहाँ पर प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप लगाया। अच्छा यहाँ पर मैंने प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में डायरेक्ट लगाया कि हाँ जब प्राइस 5 था तो सप्लाई 500 था, पर जब प्राइस 1 हो गया तो सप्लाई 100 हो गया। मतलब प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। डू यू अग्री विद दैट? सो मैंने बेसिकली क्या किया, एक जगह पर लगाया लॉ ऑफ डिमांड और दूसरी जगह पर मैंने बताया लॉ ऑफ सप्लाई। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा हाउ इज द डिमांड कर्व? हाउ इज द सप्लाई कर्व? तो कहना से इट विल लुक लाइक अ पेयर ऑफ सीजर। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, दोनों का जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। इट इज कॉल्ड एज, डायग्राम पर बाद में फोकस करते हैं, मेरे को टेबल में बताओ वेयर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हेन डैश इज इक्वल टू डैश, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। When demand is equal to supply, we call that concept as equilibrium, और यहां पर प्राइस डिटरमाइन होता है। सर इसके ऊपर वाला क्यों नहीं, सर इसके नीचे वाला क्यों नहीं? तो उसका रीजन है। चल सबसे पहला, जब प्राइस ₹5 है, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, मतलब डिमांड इज लेस देन सप्लाई। यस, डिमांड सप्लाई के मुकाबले में कम है। मतलब क्या हुआ बेटा, मार्केट में बेचने के लिए माल ज्यादा है पर खरीदने के लिए लोग नहीं है। बेचने के लिए माल ज्यादा है, खरीदने के लिए लोग या कम है, तो मेरे को प्राइसेस बढ़ा देना चाहिए। तो कहना है से इसको हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। ध्यान दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट करवा रहा है। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? एक्सेस। क्यों एक्सेस सप्लाई? क्योंकि ज्यादा क्या है, सप्लाई ज्यादा तो एक्सेस सप्लाई, डिमांड ज्यादा तो एक्सेस डिमांड। तो पहले सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सेस सप्लाई मतलब सरप्लस। एक्सेस सप्लाई मतलब, लास्ट बेंच ध्यान दे, एक्सेस सप्लाई का मतलब होता है सरप्लस। क्या इस क्लासरूम के अंदर बैठने का कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 70 स्टूडेंट्स का रहेगा?
70 तो बैठ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल 70 है, बैठे हैं 40, तो मैं सप्लाई कितने का कर रहे, पर अवेलेबल लोग जो अटेंड कर रहे हैं वो कितने हैं, 40, मतलब कहने से 30 का सप्लाई ज्यादा है। तो जब सप्लाई ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं सरप्लस, और सरप्लस में प्राइस बढ़ाना चाहिए कम, इसीलिए देख इफेक्ट ऑन प्राइस में एरो डाउन किया। क्लियर है क्या? डिमांड इक्वल टू सप्लाई में मतलब इक्विलिब्रियम मिला है, और इक्विलिब्रियम मिला है तो कहने से मुझे प्राइस बढ़ाना है, प्राइस कम रखना है कि उधर हिच, ना ऊपर ना नीचे, ये इक्विलिब्रियम है, ये स्वीट स्पॉट है ना, ये स्टेबल प्राइस है, मुझे ये प्राइस मार्केट में चाहिए। पर सर होता ही है, ये डिजायर है। अब रियलिटी में क्या होता है, और एक पॉसिबिलिटी, या तो सरप्लस है या तो स्कैरसिटी है। क्या बोला? ए ध्यान नहीं दे रहा है यार रणवीर का भाई, कितनी बार बोलूं तेरे को, तीसरी बार बोल रहा है। सीए फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दे। कल अपनी दुनिया में है बेटा, देखने से अगर होता ना तो तू आर्यभट्टा का बेटा होता। देखने से समझ में आएगा कि समझने से आएगा, ध्यान नहीं है, बाकी मर्जी तेरा है, मेरे बाप का क्या गया। आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट, जब प्राइस ₹1 और 2 है, प्राइस कितना है रुपीज, तो 1 और 2 पर क्या दिख रहा है, 1 और 2 पर यह दिख रहा है कि डिमांड ज्यादा है पर सप्लाई कम, विच मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, विच मीन्स डिमांड ज्यादा है, मतलब खरीदने के लिए माल कम है और बेचने के लिए नहीं, खरीदने के लिए माल, हाँ खरीदने वाले ज्यादा है और बेचने के लिए माल कम है। खरीदने वाले, बेचने के लिए माल, जब बेचने के लिए माल कम है और खरीदने के लिए लोग ज्यादा है तो मार्केट के अंदर स्कैरसिटी है। और जब कोई चीज का स्कैरसिटी होता है तो प्राइस क्या होता है? आपने इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है, क्यों? क्योंकि स्कैर्स है। डिफ्लेशन में क्या होता है कि अपना ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास पैसा ही नहीं है पर गुड्स का सप्लाई होता है, तो कहना है इसे या तो सरप्लस या तो स्कैरसिटी। सरप्लस में क्या करना चाहिए? प्राइस कम। स्कैरसिटी में क्या करना चाहिए? प्राइस ज्यादा। और डिजायर्ड पोजीशन क्या है? इक्विलिब्रियम। Where do we get equilibrium? Where dash curve intersects the dash curve. Demand curve intersects the supply curve. तो ये डायग्राम है, तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग द डायग्राम। चलो टेल मी, हाउ इज द डिमांड कर्व? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिमांड कर्व है। हाउ इज द सप्लाई कर्व? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये बन गया सप्लाई कर्व। अब दोनों का मिलन हुआ, बेटा जो मिलन की घड़ी है उसको हमने नाम दिया इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, बराबर है। एज पर डायग्राम मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है? इक्विलिब्रियम इज एट व्हाट रुपीस? 3 रुपया। 300 तो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई है, ये बराबर। चल अब मेरे को बता, सपोज इफ वी आर एट P1, हम लोग कौन से पॉइंट पे है? वेर इज P1? ऑन द इक्विलिब्रियम के अबव द इक्विलिब्रियम? अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा रहेगा तो सप्लाई ज्यादा रहेगा, और प्राइस ज्यादा रहेगा तो डिमांड कम। सो लेट मी टेक अ पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। मैंने डिमांड कर्व पर लिया पॉइंट A और मैंने सप्लाई कर्व पर लिया पॉइंट B। कहना है इसे A पॉइंट पर इतना डिमांड है और B पॉइंट पर इतना सप्लाई है, ये बराबर। तो डिमांड ज्यादा है कि सप्लाई ज्यादा है? तो मैंने देख क्या लिखा है, A इज लेस देन B। इतना सोचने का तो था ही नहीं। A इज लेस देन B मतलब कहना है इसे डिमांड 100 है तो सप्लाई 500 है, ये बराबर। डिमांड 200 है तो सप्लाई, which means A is less than B, DD demand is less than supply। बोल, डिमांड इज लेस देन सप्लाई का मतलब होता है एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई में प्राइस क्या करना चाहिए?
मतलब अगर प्राइस P1 है तो प्राइस को कम कर देना चाहिए सो दैट ज्यादा लोग खरीदने लगे, बराबर। अब एक और प्राइस पॉइंट लेते हैं, प्राइस P2। वेर इज P2? बिलो द इक्विलिब्रियम। ज्यादा प्राइस है कि कम प्राइस? लोअर प्राइस पर डिमांड, देख पॉइंट जे, और ये वाला पॉइंट देता हूं जी। जी पॉइंट कौन से कर्व पे और जे पॉइंट कौन से कर्व पे? तो क्या दिख रहा है? जे इज ग्रेटर देन जी। हाँ कि ना? मैं तेको सच वाला बात बताऊं, मैंने जो इधर पढ़ाया ना वो सेम चीज में इधर पढ़ा रहा है, डिक्टो कॉपी पेस्ट है वो, सिर्फ वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी चेंज हो रहा है और कुछ भी नहीं। सो इफ जे इज ग्रेटर देन जे, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई इट विल बी कॉल्ड एज एक्सेस। एक्सेस डिमांड में प्राइसेस विल राइज। तो अब इक्विलिब्रियम किधर मिला? जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। क्लियर है ये? श्योर हो? इतना बनाओ। मेरे को एक और चीज इसी का कंटिन्यूएशन में ये करना है, बट फर्स्ट आई वांट यू टू कंप्लीट दिस। हेडिंग दो, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। Zoom class, are we all clear? Have we understood? Thank you so much for your instant reply. If there is any question, query or a doubt, please feel free to ask in the Zoom class. Do not hesitate. अगर कोई डाउट है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, सांग ना बडा, काय झालं? मी सांगतो. Determination of equilibrium price and quantity demanded and supplied. यस फरीन। तो बेटा सप्लायर का प्राइस 3 है, कंज्यूमर 3 रुपए पे खरीद रहा है। क्या बात कर रहे थे? सप्लायर खुद ही बेचेगा, खुद ही थोड़ी खरीदेगा। तो आज देख, मैं अगर प्रोफेशनल एकेडमी में चाहूँ तो मेरा तो इच्छा बहुत है कि सीए इंटर के लिए फीस शुड बी 1 लाख रुपीस, पर अगर मैं 1 लाख रुपए का फीस रखेगा तो कोई दूसरा एडमिशन लेकर जाएगा, तो मेरे को वो फीस रखना पड़ता है जो मार्केट डिसाइड करता है। एसएस मतलब सप्लाई, डीडी मतलब डिमांड, स्केरसिटी सर प्लस इक्विलिब्रियम, या तो सर प्लस स्केरसिटी इक्विलिब्रियम।
भाई कुछ हेल्प चाहिए तेरे को? क्लियर है तू? ए बेटा, जी जे वाले पॉइंट पर एरो अप आना चाहिए, मतलब प्राइसेस बढ़ने चाहिए। एक्सेस सप्लाई का मतलब सप्लाई ज्यादा है। मैं स्क्रॉल कर देगा फिर बोलना नहीं है। हाँ तो ठीक है, ये सबका हुआ है। चलो, ये आवाज बता रही है कि लोगों का करके हो गया है।
बेटा excess supply is also called as, excess demand is also called as, surplus में prices will fall, scarcity में the prices will rise. सबका हो गया है राइट? तो बनाओ खुद से. करता हूं. ले भाई, जिसको डायग्राम देखने का है वो देख लो. चलो लास्ट पार्ट, एवरीबडी ओवर हियर. भाइयों, ओ भाइयों, चलो एवरीबडी ऑन द बोर्ड, एवरीबडी ऑन द स्क्रीन. चल, मैंने यहां पर 4 डायग्राम बनाया है, जिसमें कहने से एक डायग्राम कॉमन ही है, एंड दिस डायग्राम इज ऑफ व्हाट? इक्विलिब्रियम. पहले क्या बनाने का? डब्बा के पहले बनाने का कर्व. कौन सा कर्व? डिमांड कर्व. फिर दोनों का जहां पर मिलन, वो इक्विलिब्रियम प्राइस. ये बराबर है. केस नंबर 1 में क्या लिखा है? डिमांड एरो अप और सप्लाई का एरो. इसको इंग्लिश में बोलो. डिमांड इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई कांस्टेंट. डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज होएगा तो कहना है इसे डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट. क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज में, इंक्रीज किधर होता है? राइट में, और डिक्रीज किधर होता है? लेफ्ट में. ए बराबर. इंक्रीज इज ऑलवेज टू द राइट, डिक्रीज इज ऑलवेज टू द लेफ्ट. तो इंक्रीज का कर्व किधर बनाया? राइट. सप्लाई में कोई चेंजेस है कि सप्लाई कांस्टेंट है? मतलब कहना है इसे सप्लाई कर्व में कोई चेंज आएगा नहीं. अब कहना है इसे D1 कर्व ने S कर्व को नई जगह पर इंटरसेक्ट किया. ए हाँ, छोड़ दे पेंसिल बेटा, पेन पेंसिल जो भी है सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए. ए बराबर. बोल. अब यहां पर क्या दिख रहा है? एट दिस यू कैन सी दैट प्राइजेस हो गया P1 और क्वांटिटी हो गया Q1. प्राइस राइज होएगा और क्वांटिटी भी राइज हो गया. बराबर है. तो कहना है इसे केस नंबर 1 में क्या दिख रहा है कि डिमांड इंक्रीज हुआ, तो केस नंबर 2 में क्या दिख रहा है? डिमांड डिक्रीज हो गया. अभी अगर डिमांड डिक्रीज हुआ तो डिमांड का कर्व किधर शिफ्ट होएगा? तो पहला तो इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाने का. डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, दोनों का जहां पर मिलन वो इक्विलिब्रियम प्राइस. ये बनने के बाद केस में क्या लिखा है? डिमांड डिक्रीजेस. सो इफ डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट के शिफ्ट टू द लेफ्ट. तो ये बन गया मेरा D1. D1 कर्व ने सप्लाई कर्व को किधर इंटरसेक्ट किया? एट दिस पॉइंट. बराबर. तो कहना है इसे इन दिस डायग्राम व्हाट डू यू ऑब्जर्व? प्राइसेस P1 हो गया, क्वांटिटी Q1 हो गया, प्राइस भी फॉल हो गया और क्वांटिटी भी फॉल हो गया. अब थोड़ा दिमाग वापरेगा ना तो तेरे को समझ में आएगा. चल, लेट अस अज्यूम राइट हैंड डिमांड कर्व, लेफ्ट हैंड सप्लाई कर्व. राइट हैंड कौन सा कर्व? डिमांड का कर्व. लेफ्ट हैंड कौन सा कर्व? सप्लाई का कर्व. केस 1 में डिमांड में क्या हो रहा है? इंक्रीज. ऊपर कौन, नीचे कौन? तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. हाँ. एंड इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई,
स्केरसिटी, स्केरसिटी में प्राइस क्या होता है? देख डायग्राम में भी तो बढ़ रहा है, बढ़ता है ना, डायग्राम में भी देख प्राइस बढ़ गया। लॉजिकल है ना, देखो ये दिमाग में अप्लाई करने को आना चाहिए, जो कल्प जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि कल्प का ध्यान ही नहीं है। अच्छा मैं पूछूं सवाल तेरे को, बोल बेटा, व्हाट इज व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? ओके, स्केरसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज what happens in scarcity? Price rises ke price falls? Price rises. What is demand less than supply called? Demand less than supply called? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई स्केरसिटी था, डिमांड लेस देन सप्लाई क्या होता है? एक सेकेंड, सुनना रणवीर, उसका बुक खुला है वो बंद करना प्लीज, क्योंकि वो ऐसा करके देखने का कोशिश कर रहा है और उसको ये लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आता है। बेटा जिस स्कूल में तू जाता है ना, उस स्कूल के प्रिंसिपल को मैंने पढ़ाया है। एड़ा बना रहा है वो, नीचे देखने का ट्राई कर रहा है करके। तो अच्छी बात है। हाँ बोलकर, डिमांड लेस देन सप्लाई को क्या बोलते हैं? सरप्लस में प्राइसेस क्या होते हैं? व्हाट इज डिमांड इक्वल टू सप्लाई कॉल्ड एज? रणवीर ने जब वो बुक पलटाया ना, साला यही पाकिस्तान निकला, उसने ही उसको बताया सरप्लस बोल। किसकी माँ की कसम? साला पता चला मेरी माँ की कसम खा के बैठा है। चलो आई रिपीट, ए राइट हैंड डिमांड कर्व, लेफ्ट हैंड सप्लाई कर्व। तो पहले वाले केस में क्या हुआ? डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई मतलब स्केरसिटी है, खरीदने के लिए लोग ज्यादा है, बेचने के लिए माल कम है, तो प्राइस बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए क्वांटिटी राइट में गया। अच्छा दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? वापस राइट हैंड डिमांड, लेफ्ट हैंड सप्लाई, डिमांड डिक्रीज हो गया, हुआ डिमांड डिक्रीज हुआ तो ऊपर कौन है नीचे कौन है? सप्लाई ऊपर है, मतलब डिमांड इज लेस देन सप्लाई। डिमांड इज लेस देन सप्लाई मतलब बेचने के लिए माल ज्यादा है, सरप्लस है, सरप्लस में प्राइस कम होना चाहिए और आउटपुट को कम करना चाहिए, इसीलिए देख प्राइस कम हो गया, आउटपुट भी कम हो गया। आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट दो डायग्राम तुम लोग मेरे को समझाएगा अभी कैसे ड्रॉ करने का है और कैसे समझाने का है। व्हाट इज हैपनिंग इन केस नंबर 3? डिमांड इज रिमेनिंग, सप्लाई इज इंक्रीजिंग, डिमांड सप्लाई इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज होएगा तो किधर ऐसा बनाऊं? अरे राइट में तो बनाया है, पर ये राइट में डिमांड को बना डाला,
जबकि मेरे को राइट में कौन सा कर्व बनाने का है, सप्लाई का कर्व बनाने का है, मतलब कहना है इसे सप्लाई के राइट में बनाने का है, सप्लाई का राइट। ये बराबर। तो ये सवाल पूछना जरूरी है, किसका राइट, जैसे मैंने पूछा ना किसकी माँ, वैसा। तो S1 ने इंटरसेक्ट किया यहां पर, तो प्राइस हो गया P1, क्वांटिटी हो गया Q1। प्राइस करना पड़ेगा कम और आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, या बढ़ गया रादर, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है ना, सप्लाई ज्यादा है तो आउटपुट बढ़ गया, सरप्लस है, सरप्लस में बढ़ जाता है। बराबर है, श्योर है। अपना फोकस प्राइस पर होना चाहिए। गेम खेल के देख, तेरे को आंसर मिलेगा। राइट हैंड कौन सा कर्व, डिमांड, लेफ्ट हैंड कौन सा कर्व, सप्लाई। क्या हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया मतलब सरप्लस हो गया ना, और सरप्लस हो गया तो सरप्लस में प्राइसेस को क्या करना चाहिए, कम। बराबर है। एंड द लास्ट डायग्राम सप्लाई कर्व किधर बनाऊं, टू द राइट के टू द लेफ्ट, तो अब मैं बनाएगा सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। बोल बेटा। बट बेटा सप्लाई बढ़ने के वजह से आउटपुट बढ़ गया है, बराबर ना, बिकॉज इफ सप्लाई इज मोर देन आउटपुट ज्यादा है ना मार्केट में। तू समझ रही है क्या, थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं अपन। तू बिंदास पूछ, मेरे को आता है, मेरे को आई शपथ। सो तू बोल रही है कि आउटपुट कम करना चाहिए, पर ऑलरेडी मार्केट में जो आउटपुट है वो सेल करने के लिए प्राइस कम किया ना। तूने क्या बोला था, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो आउटपुट ज्यादा है, तो अब वो Q1 लेवल ऑफ आउटपुट के लिए मुझे प्राइसेस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बराबर, पक्का। प्राइस पर फोकस रख। अब क्या हुआ, सप्लाई डिक्रीज हो गया, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई हो गया, तो स्केर्सिटी, और स्केर्सिटी में प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि अभी आउटपुट अच्छा है। कहना है से यहां पर इक्विलिब्रियम आया, यहां पर इक्विलिब्रियम आया, तो ये बन जाएगा तेरा P1 और ये बन जाएगा Q1। आउटपुट कम है इसके लिए प्राइस बढ़ गया, तो जो डिमांड में लॉजिक लगा रही है वो सप्लाई में नहीं था। आई होप आई एम क्लियर विद दैट। सो टोटल अभी तक मैंने ऐसा तेरे को कितना पॉसिबिलिटी पढ़ाया, 4। फ्यूचर में जाकर हम कितना पढ़ेंगे, 16। क्योंकि अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तेरे को सिर्फ बोलते हैं ना, एक फ्लैश ये दे रहा हूँ रिव्यू, क्या होता है फ्यूचर का। हाँ जी, कहना है इसे डिमांड भी बढ़ सकता है, सप्लाई भी बढ़ सकता है, ग्रेटर प्रोपोर्शन, लेसर प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन। फिर डिमांड कम होएगा, सप्लाई भी कम होएगा, वापस ग्रेटर प्रोपोर्शन, लेसर प्रोपोर्शन, इक्वल प्रोपोर्शन। एक बढ़ सकता है, एक कम हो सकता है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हम लोग कभी ना कभी फ्यूचर में करेंगे। एज ऑफ नाउ ये 4 पॉसिबिलिटी क्या लोगों के दिमाग में क्लियर हुआ है? कंप्लीट दिस, सॉल्व एमसीक्यूज एंड डन फॉर द डे। ये पहला डब्बा बनाया कि पहला कर्व्स बनाओगे? अच्छा, पहला डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, फिर ओरिजिनल डब्बा P, ओरिजिनल डब्बा Q और डब्बे का नाम A।
बोलना भाई। गांधी जी को सपोर्ट करने का देख, I am not a great fan of Gandhi ji, but I don't have even full information, so it will be wrong on my part to comment anything. जितना मैंने सुना है और जितना मेरा नॉलेज है उतने में I don't. But for that I should have full information to comment on a person, which I don't have. बेटा ये डिटर्मिनेशन के अंदर ही है आरुष. दिस इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनेशन इट सेल्फ. ए दोस्त, तूने इक्विलिब्रियम का डायग्राम नहीं बनाया ओरिजिनल वाला? इट इज इन कंटिन्यूएशन. यस. पर कॉपी करने का ट्राई मत कर बेटा, खुद से ड्रॉ करने का कोशिश कर तो डायग्राम सही बनेगा, क्योंकि स्केल नहीं रहेगा तेरे पास. फिर भी खराब बन रहा है, कोई बात नहीं बेटा. एरोस भी दे, और अगर तू पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहा है ना, तो जो तू नया वाला सप्लाई कर्व या डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहा है ना, उसको डॉटेड लाइंस में बना. क्योंकि तू पेंसिल से ही करेगा तो ओरिजिनल कौन सा है और नया वाला कौन सा है ना, वो पता नहीं चलेगा. अब जैसे कि मैंने देख क्या किया, ओरिजिनल मैंने ब्लैक में बनाया और नया वाला मैंने ब्लू में बनाया, तो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि डिफरेंस क्या है. तो कोई बात नहीं, अभी तू जो पेंसिल है उसके ऊपर पेन से कर दे. पूरा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सीएफसी का SY में है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर फॉर्म्स ऑफ मार्केट.
तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो मेरा इनवेरिएबली एक और चैप्टर का एक और आंसर हो गया. दिस इज एन 8 मार्क क्वेश्चन. जो टेबल और डायग्राम बनाया था ना तुम लोग ने ऊपर, हाँ, अभी जब मैं एमसीक्यूज देगा तब मैं एक राउंड मारेगा, तभी मैं सबका डायग्राम चेक करेगा. नहीं करने दे रहे, कल्प को कुछ नहीं करेगा, जाने दे, कल्प को पढ़ने का ही नहीं है. और उसके पहले वाला जो इक्विलिब्रियम का था वो क्यों नहीं बनाया? बनाया, पहले नहीं बनाया था, ऐसा बोला रणवीर. चलो मार्किंग्स दे दूं. ओके. ऑल राइट, आई होप सबका हो गया है. मैं आप लोगों को एमसीक्यूज दे रहा हूं, यू जस्ट टेक द मार्किंग्स फ्रॉम समवन एल्स. कम टू चैप्टर नंबर 2. आई थिंक अपना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक तो सारे ही हो गए हैं. आई विल गिव यू वॉट एवर एमसीक्यूज विच आर बेस्ड ऑन टूडेज क्लास. क्वेश्चन नंबर 79. ओके, पेज नंबर इज 73, 74. हाँ, 74. क्वेश्चन नंबर 79 करना है. 78 ऑलरेडी हो चुका है हमारा लास्ट क्लास. बेटा 80, 81 हो चुका है. 82 करो. 79, 82, 83. बेटा 83 का बनाना है सोल्यूशन. अभी अगर तुम लोग देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंप्यूटर्स. मतलब डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होएगा? मतलब अपन ने वो जो केस नंबर 1 बनाया था ना, वो केस नंबर 1 का डायग्राम इधर बनेगा. तो आप सोल्यूशंस में वापस वो वाला डायग्राम बनाना. चल नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86 बाकी है, राइट? I'll be proud of that person who can give me the logic and answer for question number 86 without looking at the back of the book. Question number 86, very good MCQ to solve. 89 का solution 89 करना है. 90 का solution चाहिए, 91 का solution चाहिए. 89 के आगे भी S लिख दो. ये जो तीनों क्वेश्चंस है वो किस पे बेस्ड है? डायग्राम पे जो हमने अभी किया है वो. क्या है ना, और भी है बेटा. 91 का सोल्यूशन मत बनाओ, नहीं बनेगा, सोल्यूशन ही नहीं बनेगा. ड्रॉ क्वेश्चन नंबर, सॉरी, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 93, 94, 102,
104, हमारा 107 हो चुका है, राइट? इज 108 डन? सॉल्व A108 एंड सॉल्व 111. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 114 ऑलरेडी हो चुका है. सॉल्व करो. सारे हो गए? गुड. आई विल वेट फॉर 5 more minutes. Listening. Done. बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नॉट ओनली आर वी गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर, छोटा सा एक बात बाकी है वो, बट वी विल बी स्टार्टिंग विथ अ न्यू चैप्टर बाय द नेम ऑफ यूटिलिटी. हाँ, सेकेंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली इन योर 12th बट ऑल्सो देर इन योर CA फाउंडेशन. अगेन ये यूटिलिटी, डिमांड और प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये तीनों चैप्टर को मिला लो तो CA फाउंडेशन का एक चैप्टर बनता है, थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, चैप्टर नंबर 2. So a combination of 4 chapters of your 12th is 1 chapter of your CA foundation plus additional concepts of CA foundation. रुक जा बेटा, सबका नहीं हुआ.
चलो क्वेश्चन नंबर 79 से करना है, राइट? बोलो, व्हाट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 79? डी दारूडिया? पक्का? टेक्नोलॉजी लेटेस्ट रहेगा तो सप्लाई इंक्रीज होएगा, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड होएगा तो सप्लाई इंक्रीज होएगा, क्योंकि सप्लाई के अंदर सब्सटीट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप इनवर्स होता है। फॉल इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होएगा तो सप्लाई इंक्रीज होएगा। तीनों के वजह से सप्लाई इंक्रीज होता है। रॉन्ग गया? क्या गलत गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया ना बेटा। फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और बेटा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो सप्लाई इंक्रीज होता है। थोड़ा एक ही ऑप्शन नहीं पढ़ने का बेटा कभी भी। नेवर स्टडी ओनली वन ऑप्शन, स्टडी ऑल द ऑप्शंस, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो। 82 का आंसर बी बेवड़ा। मेरे को लगता है आंसर सी होना चाहिए। सी क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्शन। ये बराबर है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो वो तो प्राइस के वजह से होता है, नॉट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। आर वी क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 83। सोल्यूशन बनाना था। कहना ऐसे सोल्यूशन में बना रहेगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 में प्राइस भी बढ़ा और आउटपुट भी बढ़ा, सो आई थिंक इंक्रीज द प्राइस एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट, दोनों में इंक्रीज होएगा। सो आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। डायग्राम बनाने के बाद भी गलत दिया, बट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट भी Q1 हो गया ना। डायग्राम देख, व्हाट इज हैपनिंग टू क्वांटिटी? Q से Q1 राइट में शिफ्ट हुआ, इसका मतलब प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ा, दोनों बढ़ा। ये बराबर है? श्योर हो? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। मेरे को तो आंसर लगता है नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, है ही नहीं, सब गलत है। सर आप पहले वाला का एक्सप्लेनेशन वापस बता सकते हो प्लीज? लावले एक नंबर जवाब दिया है और इसका सोल्यूशन मैं बनाकर देता हूं। बेटा क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई एक्सेप्ट, मतलब एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसकी वजह से डिक्रीज होता है, कि एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसकी वजह से डिक्रीज नहीं होता है। डिक्रीज नहीं होता है तो देख एक एक करके ऑप्शन का अपन करते हैं पोस्टमार्टम। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि बाकी के, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मस्त आंसर दिया कि सर बाकी के सारे अदर फैक्टर्स है, पर बी वाला ऑप्शन प्राइस वाला है जिसके वजह से, क्या बात है, लवली आंसर, एक नंबर। सो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्लीज रीड। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बुक पब्लिशर्स, मतलब कहना है इसे नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स अगर डिक्रीज होएगा तो सप्लाई डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन सप्लाई। चलो व्हाट इज सी ऑप्शन? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस और सप्लाई, ये बराबर। फ्यूचर का प्राइस क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज, तो प्रेजेंट का सप्लाई हो जाएगा डिक्रीज, तो यहां पर भी डिक्रीज इन सप्लाई। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा तीन ऑप्शंस में डिक्रीज हो रहा है। Arush, I will come to question number 83. Give me a couple of minutes, please. बी ऑप्शन बोलता है प्राइस, प्राइस अगर फॉल होएगा
तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिक्रीज नहीं होता है. डिक्रीज इज अ वर्ड यूज फॉर अदर फैक्टर्स. नहीं समझा? श्योर है? सो बेटा यहां पर आएगा कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. ये सोल्यूशन नोटबुक में बना लो. ओके, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड आया मतलब क्वांटिटी ही है भाई, पर तेरे को लिखना है तो तू क्वांटिटी भी लिख सकता है. लिखा सब लोगों ने? भीमा भाई गलती से मेरे को लगता है मैंने डेट अप्रैल का दिया है, मई का चाहिए. मई 10, 11, 12, 13 मई का चाहिए. मई आप अप्रैल का भेज रहे हैं मेरे को. तो डेट चेंज कर दो ना. मई का चाहिए तो उसमें डेट चेंज करना पड़ेगा आपको. अच्छा हाँ देखो ना, डेट चेंज कर रहे हो ना. इंटरव्यू के लिए आया ना, क्या हो गया? देना. एक 5 मिनट रुकने के लिए बोलना, आता हूं. 5 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज 89. बोलो सप्लाई क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज. और डिमांड क्या है? कांस्टेंट. मतलब दिस इज योर केस 4 का डायग्राम. केस 4 में प्राइस क्या हो रहा है? तुम लोगों ने सोल्यूशन नहीं बनाया. डिक्रीज. और क्वांटिटी भी क्या हो रहा है? डिक्रीज. सो आई थिंक द आंसर बेटा सप्लाई एग्जैक्टली. अगर सप्लाई कम हो गया तो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि स्कैरसिटी है. आपने डायग्राम बनाया नहीं है बेटा. दोनों पूछा है, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो प्राइस इंक्रीज होएगा और सप्लाई डिक्रीज होएगा, क्वांटिटी डिक्रीज होएगा. डायग्राम ये रहा. क्या हो रहा है? प्राइस पी से P1 और क्वांटिटी Q से Q1. तो प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिक्रीज हुआ. बोलो सर. क्वेश्चन नंबर 83 में ना किसी को तो डाउट था बेटा. अभी इसमें क्या डाउट है तेरे को आरुष? डायग्राम देख क्वेश्चन नंबर 83 का. व्हाट इज हैपनिंग इन केस नंबर 83? प्राइसेस आर राइजिंग, आउटपुट इज ऑल्सो राइजिंग. सो तेरा आंसर आएगा ऑप्शन डी. आरुष आर वी क्लियर? Increase the price and increase the number of computers bought. आरुष क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 86 हो गया था, 89, 90 हो गया था. 93 का आंसर. 91 बाकी है, सॉरी 90 भी बाकी आई था गावत. 90 में डिमांड हो रहा है डिक्रीज, सप्लाई है कांस्टेंट. मतलब ये है मेरा केस 2 के. अच्छा केस 2 के अंदर प्राइस फॉल होता है और आउटपुट राइज होता है. सो आपका आंसर आएगा आउटपुट भी फॉल हो रहा है
क्योंकि डिमांड डिक्रीज हुआ तो लेफ्ट में आया, तो प्राइस और आउटपुट दोनों कम हो गया। आंसर आएगा ऑप्शन डी, दारूडिया। डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बॉट। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 91। अब मैं इसमें डायग्राम बना ही नहीं पाएगा, पर मैं एक चीज कंफर्म बता पाएगा, क्या सप्लाई इंक्रीज हुआ है और डिमांड भी इंक्रीज हुआ, सप्लाई भी इंक्रीज हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हुआ, पर क्या गेम खेलकर प्राइस के बारे में पता चला दोनों बढ़ रहे हैं? तो एक चीज तो कंफर्म है, देयरफॉर क्वांटिटी बढ़ेगा। प्राइस के बारे में मालूम नहीं है, प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है, प्राइस कांस्टेंट भी रह सकता है। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई रणवीर दोनों बढ़ रहे हैं, तो पहले डिमांड सप्लाई दोनों था 100, अब दोनों डिमांड सप्लाई हो गया 150, तो आउटपुट बढ़ गया ना। तो जब डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ेगा तो आउटपुट तो पक्का बढ़ेगा। अब प्राइस के लिए तुझे क्या पता चलना चाहिए कि स्कैरसिटी है कि सरप्लस है कि इक्विलिब्रियम है? क्या क्वेश्चन में वो लोग ने सरप्लस, स्कैरसिटी, इक्विलिब्रियम कुछ भी बोला है? नहीं। तो प्राइस के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए पढ़। क्वांटिटी, नंबर ऑफ स्ट्रॉबेरीज बॉट, मतलब क्वांटिटी बढ़ेगा पर प्राइस माइट राइस, प्राइस माइट रिमेन कांस्टेंट। ये सोल्यूशन आएगा उसका। डिमांड बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, तो क्वांटिटी तो फॉर श्योर बढ़ेगा। ये सोल्यूशन है, टेक्स्ट बुक में नहीं बनाना है सोल्यूशन, नोटबुक में बनाना होता है सोल्यूशन। डायग्राम नहीं है ना इस चीज का, इसके लिए मैंने तेको सोल्यूशन दिया है। चल 93 एवरीबॉडी। रो रहा है, रोने दे। हाँ तो क्लास में गाली भी मत दे। च के ऊपर ऊ की मात्रा को गाली ही बोलते हैं। और तू अगर एक और बार मिसबिहेव किया है ना कल्प, then there is always a fourth floor. सोच, फ्री में लिया हुआ अभी ड्रॉप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, सॉरी 93। सप्लाई लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया मतलब स्मॉलर सप्लाई। इसका मतलब नहीं समझा, मीनिंग नहीं समझा। स्मॉलर सप्लाई समझा, एट अ गिवन प्राइस मतलब, इसीलिए देख क्वेश्चन में सप्लाई का लेफ्ट में गया तो सेम प्राइस, लेस इज डिमांडेड। गिवन प्राइस मतलब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। 94 का आंसर आई थिंक ये उसका उल्टा ही था, लेफ्ट के जगह पर राइट कर दिया, एंड इट शुड बी इजी फॉर यू टू आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर, बोलो कितने लोगों ने आंसर डी दारूडिया दिया है? एक ने भी नहीं। अरे ऑल ऑफ दी अबव है पागल, डी होना चाहिए ना। नीचे मत बोल, डिक्रीज बोल। मतलब क्या होएगा मालूम है, फिर एग्जाम में भी तुम लोग यही करेगा, नीचे ऊपर। और नीचे का मतलब डाउनवर्ड हुआ, डाउनवर्ड का मतलब तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। So, can I say increased price of factors of production? Increased cost of production ज्यादा तो supply decrease. Increase excise duty मतलब टैक्स ज्यादा तो supply decrease. क्वेश्चन किसके बारे में है? राइट मतलब increase. तो इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये तो एकदम सिंपल है। हाँ 104 भी है। कैन आई से डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई है, स्केर्सिटी है, और स्केर्सिटी में प्राइस बढ़ता है। सो योर आंसर इज ए। 108। पीछे से ढापा क्या सालो, सच कैसा आया? अरे किसकी माँ? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, याद है मैंने यही एग्जाम्पल भी लिया था।
कॉलीफ्लावर और कैबेज, सेम कॉन्सेप्ट. सो इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर मैं एक फार्मर है, कॉलीफ्लावर का प्राइस बढ़ेगा तो मैं कॉलीफ्लावर का सप्लाई बढ़ाएगा, कॉलीफ्लावर का सप्लाई बढ़ाएगा तो कैबेज का सप्लाई कम. सो क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्पाइट स्टेबल प्राइसेस, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी कैबेज का सप्लाई डिक्रीज हो गया. तो डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर बढ़ गया रहेगा, इसके वजह से. ये आया है क्या? आई डोंट हैव द बिलीफ दैट एवरीबडी वॉज एबल टू आंसर. पूछ लो यार. मेरे को पर्सनली अभी तक ये यकीन नहीं आ रहा है कि लास्ट लेक्चर का किया हुआ तुमने इस लेक्चर में सही जवाब दिया है. ये यकीन आना थोड़ा टफ है. मैं करता तो बहुत कुछ हूं दोस्त, पर फिर भी कुछ जन लोग ध्यान नहीं देते. ए डन, पक्का डाउट नहीं है. देन दैट्स इट फॉर द डे. और कोई 111 शगुन का 111. सप्लाई कर्व किधर है? टू द राइट के टू द लेफ्ट? लेफ्ट में है, मतलब इंक्रीज है कि डिक्रीज है? तो अगर फॉल इन वेजेस रहेगा, ये तुम लोग नोटबुक में सोल्यूशन बनाओगे, मतलब कहना है इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो सप्लाई इंक्रीज होगा. तो आंसर ए आएगा क्या? अच्छा, बी में क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सप्लाई डिक्रीज होएगा. डिक्रीज लेफ्ट में होता है, तो ये अपना आंसर है. अच्छा, सी क्यों गलत है? सब्सिडी बढ़ गया, मतलब कहना से गवर्नमेंट का पॉलिसी फेवरेबल है, और गवर्नमेंट का पॉलिसी फेवरेबल रहेगा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, तो इट विल गो टू द राइट. ए बराबर. नेक्स्ट, डिक्रीज इन मार्केट प्राइस. ए ये होएगा ना? ए डी डी डी. तो प्राइस के वजह से डिक्रीज नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन होएगा. ए रुक जाना यार, ऐसा क्या कर रहा है? मैं पढ़ा रहा है ना अभी तक. और ये तेरे को, एक्सक्यूज मी, यू आर सपोज टू मेक सोल्यूशन ऑफ दिस इन द नोटबुक. अबे 4 लोग उठा एक पेन के लिए. कहना इसे ये डाउनवर्ड मूवमेंट होएगा, स्लोप नहीं, मूवमेंट. ए बराबर. श्योर हो? Zoom class, anybody has a question, query or a doubt? पर वर्ड्स, लॉजिक भी तो है ना, कॉन्सेप्ट भी तो है. इंक नहीं, अदर फैक्टर्स के वजह से हो रहा है. तो प्रैक्टिकल लाइफ में इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द रीजन, और तू बोला कॉन्ट्रैक्शन, तो मैं क्या अज्यूम करेगा? प्राइस के वजह से. सो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ प्राइस की वजह से सप्लाई है और डिमांड पे अदर फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है? सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे मे बी जस्ट वर्ड्स, बट द रीजंस डिफर. ए सबका डन. So that's it for today. Thank you so much. Please like, share, subscribe, comment, hit the bell icon. Bye bye.